हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जहां पर आपको एमएसक्यू के माध्यम से बेहतरीन तरीके से प्रश्नोत्तरी करवाई जाती है। रीट की भर्ती आ चुकी है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड यानी शिक्षण जगत की सभी वर्ग की भर्तियां आ चुकी है। आपका अब फर्ज ये बनता है कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा और ज्यादातर एमएसक्यू के माध्यम से आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। हमारे इस क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की उनको आवश्यकता होती है? उसमें सीखने में स्वायत्तता की आवश्यकता होती है, कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की आवश्यकता होती है, क्रिया आधारित अंत्य क्रियात्मक अधिगम की आवश्यकता होती है। क्रिया आधारित यानी किसी काम को करके और उस कार्य को जान करके सीखने की जो प्रकृति है वो 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे में पाई जाती है। कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की उसे आवश्यकता होती है, सीखने में स्वायत्तता, उससे कुछ अवसर प्रदान किए जाए, तो ये सभी छात्रों की आवश्यकताएं होती है। ऑप्शन अपना डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अर्थात किसी बच्चे का शारीरिक विकास यानी शारीरिक संतुलन है वो गलत रहेगा, खराब रहेगा, तो उसका अन्य विकास भी संकुचित हो जाएगा। तो अगर उसका शारीरिक विकास है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो अन्य विकास वो बिल्कुल सही तरीके से कर सकता है। यह कथन बिल्कुल इसके अंदर सही रहता है। ऑप्शन अपना सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क यानी अपने हम उम्र बालकों का जो समूह होता है उसमें वे सक्रिय सदस्य होते हैं? तो ऐसी जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था की होती है। किशोरावस्था यानी 13 साल के बाद वे जो बालक होता है उसकी इस अवस्था के अंदर उसे चिंता ईर्ष्या सबसे ज्यादा होती है और अपने हम उम्र बालकों के समूह में वो रहना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? यानी कोई बच्चा सृजनात्मक करके सीखना, खोज करके सीखना, तो ऐसी जो अवस्था होती है उसमें किस प्रकार की निम्न में से पूछा गया कौन सा इसमें सहायक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, निर्माण संबंधी क्रियाएं यह सृजनात्मक विकास का अहम हिस्सा होती है। अगला है भाषण। भाषण में इसका कोई योगदान नहीं होता। भाषण में इसका यहाँ पर कोई योगदान नहीं होता। यहाँ पर ये कोई सृजनात्मक कार्य में ये सहायक नहीं होती। व्यक्ति बोलने की क्रिया है ये भाषण के माध्यम से नहीं सीखता। कहानी लेखन और खेल ये भी सृजनात्मक विकास के मुख्य हिस्से माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखो, सृजनात्मक होगा तो नवीन कार्यों की खोज होगी और खोज के अंदर उसकी मौलिकता भी प्रमुख योगदान रखती है। सृजनात्मकता परिवर्तनशील होती है यानी परिवर्तन बदलती रहती है, नई नई खोज होती है। तो यहाँ पर अपरिवर्तनशीलता है, ये अपना ऑप्शन है बिल्कुल इसके अंदर सही रहता है। यह सृजनात्मक की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है इसमें से? तो यहाँ देखिए, इसका लचीलापन, सृजनशीलता में लचीलापन होता है, यानी कुछ कार्य कठोर होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, तो कार्यों के अंदर लचीलापन रहता है। अनुशासन का आयाम इसमें नहीं मिलता। सृजनशीलता का प्रमुख तत्व ये नहीं है। बच्चा अनुशासनहीनता भी करता है, हिंसा करके वो कुछ कार्य नए सीखने का भी प्रयास करता है। हालांकि अनुशासनहीनता एक गलत आयाम होता है। यहाँ पर भी ऑप्शन अपना सही रहेगा। प्यारे दोस्तों, एमसीक्यू का पार्ट में इसलिए लाता हूं कि परीक्षा के अंदर है वो ऑप्शन आधारित परीक्षा होती है, तो उसमें प्रत्येक ऑप्शन पर अगर आपका ध्यान रहेगा तो ये मनोविज्ञान का एक ऐसा विषय है जिसमें आप व्याख्या तो पढ़ सकते हो, लेकिन याद करने का जो सबसे मजबूत तरीका होता है मनोविज्ञान का, वो होता है एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। आप इस वीडियो में इस चैनल पर बने रहे, लगातार एमसीक्यू इस पर जारी रहेगी जब तक आपका रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम नहीं हो जाता। मैं पूर्ण लगन मेहनत के साथ आपके सामने प्रश्नोत्तरी लाता रहूंगा हर बिंदु की। अगला प्रश्न देखिए, किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु की रचनात्मक सृजन कर नए अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का प्राय रखता है? सृजनशील मानव अपने मस्तिष्क में
मस्तिष्क के द्वारा विभिन्न शब्दों को रूपांतरित करता रहता है, नई वस्तु की खोज करता रहता है और उन्हें अन्य शब्दों के साथ उसका विकास करता है। ये कथन माना जाता है किसका? स्किनर का। उत्तर रहेगा इसमें सी। अगला प्रश्न देखिए, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक और उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। ऐसी प्रक्रिया जो नई हो, वास्तविक हो, उपयोगी अवधारणाएं जिसमें निहित होती है, तो वो प्रक्रिया होती है रचनात्मकता। उत्तर रहेगा इसका ए, रचनात्मकता। अगला प्रश्न देखिए, अवधारणाओं का विकास, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा माना जाता है? अवधारणाओं का विकास है एक बौद्धिक विकास का हिस्सा माना जाता है, बौद्धिक विकास का हिस्सा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला ऑप्शन देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। ये प्रमुख चीज होती है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक बालक के अंदर अलग अलग प्रतिभाएं होती है और उसका पोषण करके वे नए नए अवसर उपलब्ध कराते हैं। यहां पर बिल्कुल सही रहेगा ए ऑप्शन अपना। अगला प्रश्न देखिए, सृजनात्मकता की विशेषता है। तो सृजनात्मक कार्य होते हैं, खोज करके जो कार्य होते हैं कठोर और अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें लचीलापन भी होता है, उसमें मौलिकता भी होती है, उसमें प्रभावशीलता भी होती है। यहाँ उपयुक्त सभी अपना उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है तो बालक के अंदर विकास की जो प्रक्रिया है वो पूर्व प्रसव अवस्था में, यानी जन्म से पहले ही बच्चे का विकास है वो शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किशोर का अनुभव करते हैं, किशोर रिक्त स्थान का अनुभव करते हैं, या रिक्त स्थान है का अनुभव करते हैं। आत्मसिद्धि के भाव का, सोचने की प्रक्रिया है, ये किशोरावस्था में नहीं होती। इसके अंदर इच्छा सबसे ज्यादा और चिंता सबसे ज्यादा होती है। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव किशोरावस्था में नहीं होता। जीवन के बारे में परितृप्ति नहीं होती। इसमें क्या होते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ये भावना का किशोर है वो अनुभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? एक नर्सरी के बालक को उसे क्या पढ़ाया जाए? सबसे पहले उसे पढ़ाया जाता है उसके परिवार के बारे में, परिवार के सदस्यों के साथ उसका संबंध दर्शाया जाता है। यहां पर रहेगा मेरा परिवार सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन फुदकना, चढ़ना, दौड़ना या लिखना। तो सबसे जो सूक्ष्म गति का यानी कम गति का जो उदाहरण है वो है लिखना। बच्चा धीरे धीरे करके लिखना सीखता है। फुदकना, चढ़ना, दौड़ना ये तीव्र गति के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मिश्रित आयु वर्ग वाले भी शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मिश्रित आयु वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किस ज्ञान की आवश्यकता होती है? खालिस्तान, रेगिस्तान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी एक कक्षा के अंदर अलग अलग आयु वर्ग के बालक बैठते हैं और उनका व्यवहार जानने के लिए शिक्षक के पास कौन सी बौद्धिक अवस्था होनी चाहिए? उसके पास होनी चाहिए विकासात्मक अवस्थाएं होनी चाहिए बालक की। उसका ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि वे बालकों के किस प्रकार से विकास किया जाए, ये अवस्था शिक्षक के पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो संस्कृति, पौष्टिक की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता, ये विकास के आकार को बढ़ावा देती है। इसमें शारीरिक गठन का कोई तालमेल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, वाटसन का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार यह अधिनियम क्या कहते हैं? वे संधि काल और जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे खुशी का काल होता है। नहीं, जीवन का प्रथम वर्ष है वो खुशी का होता है और जो व्यय संधि काल होता है वो सबसे अधिक दुखी का काल होता है। तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। व्यय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, ये बिल्कुल सही है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का होता है, ये भी सही है। यहाँ पर देखो दोनों संयुक्त रूप से जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और व्यय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। यहाँ पर ऑप्शन अपना डी बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन ये भी हो सकता था डी के अंदर कि बी और सी दोनों, तो ये दोनों अपना सही है। यहाँ उसने संयुक्त रूप में दे दिया तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? बालक अधिगम कर तो सीखना, और बालक के विकास में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो होता है एक परिवार का, उसके बाद उसके समवयस्क समूह का, और उसके बाद अध्यापक का। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम और परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही है? बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समय बिना समय विचारे नहीं, समय के अनुसार है बालक के अंदर विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते हैं। ये बिल्कुल सही है इसके अंदर। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। ये बिल्कुल ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? ऐसी अवस्था होती है जहां पर मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। तो इस मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों में इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों में जो वृद्धि होती है वो तीव्र गति से ही होती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रूप से गलत रहेगा अपना ऑप्शन। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, वृद्धि प्राप्त करते हैं, इससे सहमति नहीं है। यहाँ अपना ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहता है। अगला प्रश्न है, व्यय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? यहाँ पर अशांति बिल्कुल गलत रहेगा। प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध ये भी गलत रहेगा। व्यय संधि काल में सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करते हैं बच्चे। यहाँ पर सी ऑप्शन है बिल्कुल अपना सही रहता है। अगला ऑप्शन प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, ऐसी कौन सी अवस्था होती है? तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। परिपक्वता को अधिगम से अलग करना एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। यानी बालक है वो अपनी आयु के अनुसार सीखता है। जब वो किशोरावस्था में चला जाता है तो उसके अंतर्निहित शक्तियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे इच्छा करना, चिंता करना, ऐसी जो प्रक्रिया होती है वो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? यहाँ पर सबसे पहले, जो अध्यापक विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता, ये बिल्कुल सही है। अगला है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है, ये भी सही है। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप होता है, ये भी सही है। प्रारंभिक जीवन के नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, इसमें अध्यापक नई क्रियात्मक क्रियाओं से उसका बचाव कर सकता है। ऑप्शन अपना इसमें डी गलत रहेगा। अगला प्रश्न है, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? तो यहाँ पर देखिए, बालक जब एक दल यानी एक समूह के अंदर, समवयस्क समूह के अंदर रहने लगता है तो वो क्या करेगा? जिम्मेदारी को निभाना सीखता है? बिल्कुल नहीं सीखता। उसके अंदर थोड़ा क्या होता है, गर्व करने की अवस्था होती है, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, ये भी गलत रहेगा। छोटी छोटी बातों पर वो झगड़ा करने लगता है और अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना सीख जाता है। अपना ऑप्शन सी इसके अंदर रहेगा। जब बालक एक दल या गैंग का सदस्य होगा तो उस अवस्था के अंदर वो छोटी छोटी बातों पर बच्चों के साथ, अपने हम उम्र लड़कों के साथ वो लड़ना सीख जाएगा और अपने गैंग के सदस्यों से वो लड़ाई मोल लेना लगता है। अगला देखिए प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? सबसे पहले देखिए, प्रारंभिक विकासवाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये बिल्कुल सही है। विकास प्रतिमानों के कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी सही है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना, ये भी सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभवतः खतरे नहीं होते। विकास जब होता है, बालक अपने एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो खतरे बढ़ने की संभावना भी रहती है,
यहाँ पर डी अपना ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत और नृत्य प्रस्तुति और विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए क्या आवश्यक होता है? इसमें होता है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, यानी बच्चों को विद्यालय के अंदर विज्ञान और कला प्रदर्शनियां सिखाई जाती है, संगीत सिखाया जाता है, नृत्य सिखाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं निकाली जाती है। तो ये शिक्षार्थी को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। ऑप्शन ए अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? सृजनात्मक मुख्य रूप से किस पर संबंधित होता है? अपसारी चिंतन पर। किस पर होता है? बहुविध चिंतन पर संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो अध्यापक को सृजनशीलता के लिए उसको लक्ष्य केंद्रित एक लक्ष्य दिया जाना चाहिए कि इस लक्ष्य को देख करके बालक को खोज करके सीखता है। ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण है वो सृजनात्मकता, यानी बच्चे को उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है नई नई चीज सीखने की, तो ये सृजनात्मकता का प्रमुख घटक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो सृजनात्मकता से संबंधित उपयोगिता भी होती है, मौलिकता भी होती है, मितव्ययिता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा, ये सृजनात्मकता से बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाता। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने प्रति के कठोर होंगे। तो अपने प्रति किसके लिए कठोर होंगे? समस्या के प्रति वो बिल्कुल कठोर होते हैं। अगला प्रश्न है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के कितने वर्ष के बाद? बालक के 3 से 6 वर्ष तक। बालक के 3 से 6 वर्ष तक जो अवस्था होती है वो स्व केंद्रित अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखिए, विकास की कौन सी अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था कही जाती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल मिलेगा आपको परीक्षा में। तनाव और तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो वो किशोरावस्था होती है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था होती है। अगला प्रश्न देखिए, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो ये होता है विद्यालय से भी, सामाजिक आर्थिक स्तर से भी और परिवार से भी। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था होती है। बालक की प्रथम पाठशाला, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बालक का पहला स्कूल है, पहली पाठशाला वो परिवार ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद के विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था होती है। तो ये शेषवा अवस्था होती है। कौन सी होती है? शेषवा अवस्था होती है। जन्म के बाद विकास की दूसरी जो प्रमुख अवस्था होती है वो शेषवा अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, वो होता है सिर से। याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ कहां से होता है? सिर से होता है। अगला प्रश्न है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। वीर पूजा की भावना वो जागृत होती है, वो किशोरावस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ होता है। किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का। किसका? पीयूष ग्रंथि का महत्वपूर्ण हाथ होता है। जो मनोविज्ञान के हमने आज प्रश्न पढ़े हैं बड़े महत्वपूर्ण, और इस चैनल पर आपको बड़े बड़े प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं प्रश्न तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।